नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग नगर निगम द्वारा रिमझिम सावन कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग नगर निगम के समस्त पार्षद के साथ साथ दुर्ग शहर की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में महिलाओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए, जिसमें उन्हें व्यापार के लिए एक मंच प्रदान हुआ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा रिमझिम सावन कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग नगर निगम के समस्त पार्षद के साथ साथ दुर्ग शहर की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में महिलाओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए, जिससे उन्हें व्यापार के लिए एक मंच प्रदान हुआ। वहीं कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक के साथ साथ छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए, जिससे महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय पहुंची, जहां उन्होंने इन सभी रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लिया और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। भी बताया कि सावन का तीर्थ है, आज सावन का मेला है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहुंचे हैं कार्यक्रम को लेकर थोड़ा बताएंगे। राधे राधे, जय जोहार, जय कपूर। आज हम दुर्ग में हैं, दुर्ग जुलाई, और हमारी ज्यादा प्रतिनिधि देव करार हरियाली हमारी सखी हल्का बागमार से आई थी, उनका नाम बागमार है। तो बहुत अच्छा आयोजन रहा और पूरे सावन को लेकर के सब तरफ आप देख रहे हैं, हरियाली हरियाली सजा हुआ है, झूला लगा हुआ है और हमारे बच्चे भी अपने पारंपरिक ड्रेस में है और सुंदर सी तांडव का आपने देखा और हम भी देखा। गुरुकुल के बच्चों के द्वारा बहुत सूरत संस्कृति हमारी धर्म हमारी संस्कृति को लेकर के अभी तक जीवंत है और यही हमारा आज पीढ़ी है जो आगे तक लेकर हमारी संस्कृति को लेकर और जब हम जब वहाँ प्रवेश किए वहाँ से हम देख रहे थे एकदम गुफा की तरह लगा कि कहाँ आ जाए। जैसे जैसे आगे बढ़े पूरा बहुत अच्छा सजावट है और पूरा पारंपरिक तरीके से सजावट है और हमको भी कहना है कि हमारा चले जाना और सभी को बहुत शुभकामना ढेर सारे आशीर्वाद। और मेरे जैसे कहा कि हमारी सावन का मेला पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, कि परिवार से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसी परिवार की तरीके से संगठित है। पूरा परिवार इस बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ अभी इसी तरह जुड़ा हुआ रहे, संगठित रहे और छोटे छोटे, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम है, लोग दूसरों की चीजें ज्यादा बांटते हैं, समस्याओं को लेकर के ज्यादा रोते हैं। हम चाहेंगे कि समस्या को कभी खत्म नहीं होने वाला, ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं उसको लेकर हम आगे चलते हैं। तो पहले लगेगा हम समस्या को कम कर रहे और अपनी जो जीवन भारत देश जो है आगे सनातन और धर्म देख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के युग में जो कथा आ जाता है वो समस्याएं होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये बोला कि हम सनातन ही हमारे मानते हैं। आगे देखिए दूसरा धर्म प्रमाण नहीं मानता है, उनको मालूम है कि इतिहास को कैसे जाना है, मतलब जाना है। चाहे उनका बच्चा हो, कभी परिवार का कोई सदस्य हो, बहू नहीं आई हो, तो भी उनको कैसे जाना है। लेकिन उनको मालूम है कि उनको अपना नमाज जो अदा करना रहता है या शुक्रवार को जो उनका दिन तय है उसको उनको जाना है। उनमें बच्चों को नहीं बनाना बताना पड़ता कि आपको कुर्सी लगाना है, आपको पैसा कुर्ता पहनना है, या महिलाओं को नहीं बताना पड़ता कि आपका सिर खड़ा होना है। तो पूरी तरीके से लड़कियाँ लगी रहती है। हमारे बच्चों को बताना पड़ता है कि आप मध्य प्रदेश में अरे मंदिर आप जाएंगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा तो पूरा दिवस है, पूरा साथ जुड़ा है, हर भगवान से जुड़ा हुआ है। हम उसके बाद भी परमार मानते हैं, नहीं मान रखते हैं, इसीलिए संतों के ऊपर बात आ जाती है। आज यही संत है, यही हमारा रीति परंपरा है जो आगे तक हमारे व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं। आज किसी न किसी रूप में जब हम आ रहे हैं, आप अभी जो हमारे यहाँ आयोजक समिति रहे हैं वो है भी और अभी हमारे साथ खड़े हैं। आप इनसे पूछे तो
चीज की जो व्यवस्था की गई है सुरक्षा दिया है। एक एक चीज से जोड़ना, उन बच्चों को यहाँ तक लाना, उनका ड्रेस का पाना बोना, ये पाना पाना, ये पंडाल सजना, ये पूरा दुकान सजना, ये मंच की व्यवस्था, उसमें नाश्ते की व्यवस्था, उसमें खाने की व्यवस्था, उसमें बोतल की व्यवस्था, जो जल है और हमारे बोतल में पैक कर दिया है। इन सबकी व्यवस्था से अगर हम देखेंगे तो हमें नहीं बताएंगे। अच्छे काफी सवाल है। आप आदिवासी समाज के लिए आते हैं और अभी हाल ही में एक मामला यहाँ पर उठा है, 2 महीने का मामला सामने आया है। गिरफ्तारी हुई थी, की जमानत भी मिल गई है, लेकिन मैं कांग्रेस से आ रहा था कि इसका पूरा भाजपा अपने धर्मों को लेकर चलती है, अपनी संस्कृति को लेकर चलती है, उसके आगे लेकर करते हुए हमारे यहाँ पे चलती है, हमारे अधिकारी करती है, जो आपको बहुत अच्छा चला देंगे। काम तो संदेश है कि अपने नारी को क्या करते रखें, उनको प्रदर्शन में न रखें, जिस तरीके से हम किसी कारण से हम किसी कार्यक्रम में अपना श्रृंगार लेकर के आते हैं, वो श्रृंगार को जीवंत रखें और इसका सम्मान करें, उसका उपयोग करें और इसी तरह सम्मानित करें। क्योंकि जब हम ऐसे निकलते हैं तो कोई किसी नजर से नहीं देखता, सम्मान की नजर से सबसे हमको जुदा करता मनीष मेरा नाम पक्का होगा। किया गया रखा जाता और कल में गणेश वंदना था और किस तरह का कड़ी मेहनत कार्यक्रम में, इसलिए हमें स्कूल से बैग भी लेना पड़ता था, बहुत पीरियड छोड़ने पड़ती थी, मैम के पास बातें करनी पड़ती थी कि क्या मैम क्या होगा। जैसे हमारे प्रिंसिपल हैं वो हमें बताया कि हमें अहिल्याबाई करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हर जगह से वही करना चाहिए। कौन सा करो 11th। और क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि दुर्ग के जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें, जल्द से जल्द सदस्य बढ़ाएं, यहाँ पे जगह बढ़ाएं। सीट खाली है, वो खाली नहीं दिखनी चाहिए। आपको परिचय बता दीजिए, आपको परिचय? मैं एंजल देवांगन, क्लास 11 और मैं दुर्ग की रहने वाली हूँ। धन्यवाद। इस प्रकार हमने देखा कि रिमझिम सावन कार्यक्रम में सीएम साय की पत्नी कौशल्या देवी साय ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया, साथ ही महिलाओं ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक सावन माह के पावन अवसर पर धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। इस धार्मिक यात्रा के दौरान श्री कौशिक बाबा बैजनाथ धाम, बाबा वासुकीनाथ मंदिर, काली माता मंदिर और मां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पहले श्री धर्मलाल कौशिक ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सावन मास के पावन अवसर पर बाबा बैजनाथ धाम, काली मंदिर और मां कामाख्या देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण हेतु प्रार्थना करना है। कॉरिडोर में भारत में जो धार्मिक पर्यटन को बहुत आगे बढ़ा गया है, औद्योगिक रूप इसको दिया जा सकता है। निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ कॉरिडोर बनने के बाद में धार्मिक आस्था बढ़ी है, बहुत श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है,
और आज वहाँ का बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि पर्यटन की अपन बात करते हैं तो पर्यटन भी धीरे धीरे एक लोगों का व्यवसायिक और जीविकोपार्जन के साधन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये मोदी जी के आने के बाद में इसका विशेष रूप से प्रभाव दिख रहा है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर हिंदुस्तान। आपको लगता है कि जो भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ते जा रहा है, विदेश से भी लोग आते जा रहे हैं, इसको एक व्यवस्थित रूप देना चाहिए? भारत की इतिहास में भी आप देखेंगे तो भारत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व गुरु है और उसी प्रेरणा से पूरे विश्व के लोग भारत में अध्यात्म धर्म के ज्ञान को लेकर लेने आते हैं। आज हम लोग की धार्मिक और आध्यात्मिक जो यात्रा है बाबा धाम की, वो अपने क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी के नेतृत्व में हम सब लोग प्रति वर्ष जाते हैं और इसी वर्ष से प्रदेश की सुख शांति समृद्धि की कामना लेके जा रहे हैं। रतनपुर स्थित वृद्धेश्वर शिव मंदिर, जिसे अब बूढ़ा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर अति प्राचीन है। कब बना, किसने बनवाया, किस काल का है, ये अबुझ है। लेकिन मंदिर की निर्माण कला और उपयोग में लाए गए पत्थरों से लगता है कि ये मंदिर अति प्राचीन नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रतनपुर स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर, जिसे अब बूढ़ा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर अति प्राचीन है। कब बना, किसने बनवाया, किस काल का है, ये अबुझ है। लेकिन मंदिर की निर्माण कला और उपयोग में लाए गए पत्थरों से लगता है कि ये मंदिर अति प्राचीन नहीं है। छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में इसी पैटर्न के मंदिर पाए जाते हैं। फिर भी ये मंदिर उतना व्यापक रूप से परिचित न होने के कारण एक बस्ती के अंदर आस्था का केंद्र बना हुआ है। बूढ़ा महादेव मंदिर में दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। ये मंदिर एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो जटा रूप में विराजित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और इसकी पूजा अर्चना में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। कहा जाता है जलाभिषेक का सारा जल शिवलिंग में समाहित हो जाता है, जो इसे एक अद्भुत धार्मिक स्थल बनाता है। एक बार निर्माण एकदम शांत लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम स्वर्ग जैसे लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं, यहाँ से ना जाऊं, वहाँ से एकदम अनुभूति हो रहा है। और ये रतनपुर में बूढ़ा महादेव बोला जाता है इनको, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत मतलब श्रद्धालु जब आते हैं और बहुत आस्था भी रखते हैं, तभी सब लोग आते हैं। और आज यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हो रही है यहाँ, और हम लोग पूजा में आए हैं और बहुत ही आनंद लग रहा है, एकदम बहुत ज्यादा, एकदम मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। प्राचीन काल में जो भी मंदिर बनाए जाते थे वे थोड़े से सक्रिय होते थे, लेकिन एक खासियत ये होती थी कि जहां पर पीपल और बरगद का वृक्ष हो, उसके नीचे ही मंदिर बनाया जाता था और मंदिर से निकलने वाला जल एक कुंड में एकत्रित हो और उस कुंड से भी लोग लाभान्वित हो, ऐसी व्यवस्था की जाती थी। बूढ़ा महादेव जो पंचदशानन अखाड़ा का एक ये मंदिर है, ये उसका ये ब्रह्म कुंड है, जहां पर अंदर से आया शिवलिंग पर चढ़ाया जल जो है इस कुंड में आता है और इस कुंड से फिर आगे निस्तार के काम आ जाता है। ये पर्वत का जो वृक्ष है, इसी के नीचे स्थित है बूढ़ा महादेव। इस वृक्ष के विषय में भी हम आपको बताएंगे कि कितना प्राचीन है और क्या इसकी महत्ता है। भोंसलों की राजधानी, भोंसलों की राजधानी राजा मोरध्वज की नगरी रतनपुर, रतनपुर का ऐतिहासिक प्राचीन बूढ़ादेव मंदिर, जो यहाँ के लोगों में तो प्रचलित है, लेकिन बाहर के लोगों को इस मंदिर के विषय में बहुत ही कम जानकारी है। देवी महामाया आदि शक्ति का प्रचार प्रसार जिस व्यापक रूप से हुआ है, उस रूप से इस मंदिर का नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इस मंदिर को जानते भी हैं, इस मंदिर की महत्ता भी जानते हैं। आइए देखते हैं प्राचीन स्थापत्य कला और अंदर मंदिर का जो गर्भ है, उसकी साज सज्जा और उसका अप्रतिम जो रूप है, हम आपको दिखाते हैं हर खबर की ये विशेष रिपोर्ट में। बूढ़ा महादेव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है,
बल्कि इसकी स्थापत्य कला और रहस्यमय इतिहास के कारण यहाँ पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवारों के साथ नहीं रहते। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाड़ी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वह इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक है, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या करें। मैं अभी स्वामी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। ये आश्रम कब से चालू है? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है। जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं। 2020 से 5 साल। हाँ, 5 साल। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। ये लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। कोई कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25। हाँ जी। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। किस उम्र पर कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से उन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी? हाँ, जैसे जो बेदन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो बुरहानपुर कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है, डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं और ये जो रजिस्ट्रार हैं इनकी बिटिया हैं, ये उनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। उन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ तो फिर इनको ला के रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गाँव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोग इस यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी साहब कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जो कलेक्टर थे उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं अभी देखा सेवाएं वृंदावन में ही क्यों,
सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखिए कुछ उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगह में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम हम लोग का सहारा का जरूरत होता है लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं हुआ है, नई पीढ़ी को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जब भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को हम लोग का आदर करना चाहिए, हम लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, न कि ऐसे वृद्धाश्रम में बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और उनसे भी से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती है कि लोग कैसे टाइप कर रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीजें मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, न्यूज कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। जैसे एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है, लोगों के अंदर में इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करके बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को प्लीज शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की सट्टा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देख लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सर्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देखिए, उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है। अगर कोई को प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार न करे लोग, तो ज्यादा बेटर होगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूँ जिससे वो खुश हो जाए, या मैं ऐसा क्या करूँ। वो सीमित से मैं वो खाना नहीं खा। बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी, काम की बात नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती। लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करनी, कोई गलत काम मत करनी, ये सब बातें हैं। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? पढ़ना लिखना, अच्छे से पढ़ना लिखना, और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था? बुरा क्या लगता था? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम्युनिकेटेड कहाँ है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? बस इतना ही? उसके बाद जितने जान आपको मौका भाई, पिता तो आप ही के थे ना, आप ही सबसे ज्यादा जानोगे। कब हुआ उनका स्वर्गवास? कब उनका स्वर्गवास हुआ? अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस
तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने साल पहले गुजरे? भाई तो उसमें कैसे आ गया? संपर्क में शादी नहीं की थी, इसीलिए भाई के साथ रहते थे। तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट तो पता है? कुछ नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपन में कितना याद नहीं, बचपना क्या 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना, रहे ना? स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए, खेल कूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? क्या मिलता है खाने को? बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है। हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित सुवाणी वृद्ध आश्रम होम में, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रम होम में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षक। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।